बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। हम लोग आधे 30 to 45 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस है, फार्मूलाज है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी मैं डिस्कस कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो वीडियो कहीं बच्चों स्किप नहीं करना। सबसे पहले सेट किसे बोलते हैं? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट। किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ऑलरेडी पता होगा। सेट के बच्चों दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सेट्स को जब हम डिफाइन करते हैं ना बच्चों, दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं और दूसरा किस में करते हैं? रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले तुम याद रखो कि ये सब हमारा क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है। स्टैंडर्ड सेट बोलने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी तुम्हें सिर्फ कैपिटल एन लिखा हो तो तुम्हें क्या समझना है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर कैपिटल जेड लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आर का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्यू प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब सेट किसे बोलते हैं? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड से हम लोग सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के एलिमेंट्स को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये सब क्या होता है? सेट का एलिमेंट होता है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है? स्मॉल ए, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। स्मॉल ए से हम लोग रीड क्या करेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या है? जो ये स्मॉल ए है सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बच्चों सेट के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना उसे हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और सेपरेट किससे करते हैं? कॉमा से। जैसे ये बच्चों देखो, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं वो ये है, 1 है, 2 है, ये सभी नेचुरल नंबर है और 42 को डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसे एक सेट के फॉर्म में लिखा, ठीक है। और सेट कौन से सेट के फॉर्म में लिखा? हमने इसे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। जैसे द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं अगर उनका सेट बनाना है तो उसको हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देख लो, ए आई ओ यू, ठीक है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और हमें पता है कि ऑड नेचुरल नंबर इन्फानाइट होते हैं। तो इन्फानाइट एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? 2-3 एलिमेंट लिख दो फिर डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों वो रिपीट नहीं होते। जैसे ये देखो स्कूल लिखा है, ठीक है। इसके लेटर्स का अगर तुम्हें सेट बनाना है तो उसमें जो डबल ओ है इसको रिपीट हम नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सेट में याद रखना कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, पहली बात। और एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये और ये दोनों सेम सेट है, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म सेट का क्या होता है बच्चे? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, ठीक है। एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे ये देखो, ये जो हमारा सेट वी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसमें क्या है? कैपिटल वी किसके इक्वल है? द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको हम क्या रीड करते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स। और इसे क्या रीड करते हैं? इसे रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये होता है बच्चों किसमें? ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ये यहाँ तक तो कॉमन होगा। उसके बाद ये जो जिस एलिमेंट का हमें सेट बना रहे हैं ना उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिख देना है। तो किस में आ जाएगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। अब बच्चों प्रॉपर्टी तुम इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी तुम मैथमेटिकल टर्म्स या मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो। जैसे ये देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये लिख दिया। इसमें क्या किया? एक स्टेटमेंट लिख दिया, इंग्लिश स्टेटमेंट लिख दिया कि क्या है वो सारे
अल्फ़ाबेट का सेट बनाओ जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल हो, तो वो क्या आ जाएगा, AEIOU। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना सेट AEIOU, और यहाँ पे ये जो सेट लिखा है, ये दोनों सेम सेट है, बट दोनों सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ये लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में और ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है, तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब जैसे एक ये इंपॉर्टेंट है जो बताते हुए चल रहा हूँ, उसे ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 PDF मैंने सेंड किया हुआ है। इसमें बच्चों इस टाइप है ना, ये जो फिफ्थ और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट में से है। इसमें देख लेना, इसमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लिखना है हमें, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में सभी लिखे हुए हैं, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो कैसे रखोगे, इसमें देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, मान लो कि अगर इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है तो सेट ए बोला, देख क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे पावर n, वेयर n जो होगा 1 से लेके कहाँ तक होगा, 2 3 4 तक होगा। ये बच्चों किस में आ गया, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, लाइक 5, एम्प्टी सेट को 5 एम्प्टी सेट बोल लो, नल सेट बोल लो, वाइड सेट बोल लो, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ, ये तो सबसे पहले बात कि हमने किस फॉर्म में लिखा, हमने लिखा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अगर x क्या हमारा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इन्फानाइट सेट किसे बोलते हैं, जिसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो गया बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर एक इन्फानाइट सेट हो गया, बिकॉज इन्फानाइट रियल नंबर होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन्फानाइट हो गया। अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो फिर वो फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट बताते हुए चलता हूँ। ये कर लेना, एग्जाम्पल 6 है ना, ये कर लेना, ठीक है। इक्वल सेट किसे बोलते हैं, अगर किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो एंड एलिमेंट्स भी सेम हो, उसे हम इक्वल सेट बोलते हैं। मान लो कि अगर हमने सेट एक ले लिया, 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, फिर एक हमने बी सेट ले लिया, इसे क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, लेस देन 5 है, या मैं ऐसे बोलूँ एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5 है। तो बताओ, अगर तुम इस बी सेट, ये इसको तो हमने किस फॉर्म में रखा है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रखा है। क्या बोल रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, तो 0 से ग्रेटर, 5 से लेस कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 1 2 3 4। तो एक्चुअल में बी सेट क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में बी सेट 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो ए इज इक्वल्स टू बी। दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो एज वेल एज एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 1 2 3 4 लिखो, 2 1 4 3 लिखो, 3 2 1 4 लिखो, सब सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि हमेशा याद रखना कि अगर दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, मान लो 1 2 3 ले लिया, अब बी सेट में हमने ले लिया 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि इक्विवेलेंट अगर दो सेट है ना तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इक्वल मिलते हैं, याद रखना। तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट में बी इक्वल सेट, में नॉट बी इक्वल सेट, याद रखना बच्चों। ये सारी बात हो गई। अब जैसे तुम लोग इसमें से एक ये एग्जांपल कर लेना, जो बता रहा हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल कर लेना। एक्सरसाइज 1.2 में तुम लोग करना क्या,
एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जाम्पल 6 कर सकते हो, एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ सबसेट। सबसेट किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं बोलूं, तुम्हें बात को सुनना, सबसेट में तुम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सबसेट को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा बी में। अच्छा, उससे भी पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी, तो इसका मतलब क्या है? अगर सेट ए और सेट बी इक्वल है तो भी हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, ये भी बोल सकते हैं। मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए सेट हमने ले लिया 1 2 3 एंड बी सेट हमने ले लिया 1 2 3। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी? बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने बी सेट को ले लिया 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, अब मैं बोल सकता हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी? अभी भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैंने बोला कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो यहाँ से बच्चों दो ऑप्शन निकलता है। क्या? एक तो ये कि सेट ए और सेट बी इक्वल हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि सेट ए के तो सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी ऐसे लिखता है। एनसीईआरटी बोलता है इसे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोलता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बी, इज प्रेजेंट इन सेट बी, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं है, ये होता है हमारा बच्चों प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसे लेता है, लिखता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बच्चों दो बात होता है। एक तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी, और दूसरा ये भी हो सकता है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे दो कंडीशन आ जाता है कि ए सेट और बी सेट इक्वल भी हो सकता है, और ए सेट के सभी एलिमेंट तो बी सेट में प्रेजेंट है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, तो याद तुम्हें क्या रखना है? अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पे दो कंडीशन है, ए इज इक्वल्स टू बी, ये भी हो सकता है, और ए इज द इम्प्रॉपर, ये सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या? ये तो सीधे प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है बच्चों? कि सेट ए के सभी एलिमेंट तो सेट बी में प्रेजेंट है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। और ऐसे लिखने का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। एक ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सेट ए और सेट बी इक्वल हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो फाई सेट होता है ना, फाई इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। फाई दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। फाई खुद भी अपना सबसेट होता है, ऐसे लिखेंगे। एंड फाई इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, वेर ए इज एनी सेट, वेर ए इज एनी सेट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट लिखा है, यहाँ भी इम्प्रॉपर सबसेट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि फाई सेट ए के इक्वल भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? फाई और सेट ए ये आपस में इक्वल हो सकता है। अगर ये इक्वल होगा तो फाई और ए, मतलब ए सेट भी फाई हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ए सेट एक नल सेट ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फाई और ए, मतलब ए भी फाई हो सकता है, पहली बात, और दूसरी बात कि ए फाई ना हो, ये भी हो सकता है। सबसे क्लियर हो गया। रैशनल नंबर, एक बात और, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, सिंपल सी बात है कि 1 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू है। अगर मैं लिखता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज इसमें से एक ही कंडीशन आएगा ना। तो कभी भी अगर तुम्हें लिखा हो ना ए इज लेस दैन, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो तुम इसको बड़े आराम से ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या है? सबसेट है रियल नंबर का। ये सारी बात है, इसको देख लेना। इसमें बच्चों सबसेट एज अ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट देख लो। ये हमारा नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे। ये नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर का सबसेट है ना, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। ये इंटीजर है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है। ये रैशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है। तो एक हमारे पास ये आ जाता है रिलेशन, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, तो नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है। अगर तुम बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो भी कोई गलत वाली बात नहीं है, तो भी सही है। इंटीजर क्या है हमारा, रैशनल नंबर का सबसेट है। रैशनल नंबर क्या है बच्चों, रियल नंबर का सबसेट है। टी किसे बोल रहा है, इर्रेशनल नंबर को, तो इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। बट नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 आता है ना, और इरेशनल नंबर में क्या आता है, √2 √3 √5 ऐसे आता है ना। तो ये सारी बात है। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों अगर ये ऐसे लिखा है इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे ये अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट एवरी रियल नंबर प्रेजेंट इन ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ओपन ब्रैकेट से ऐसे लिखते हैं, ऐसे ओपन ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। तो यहाँ पे जहाँ पे ए भी इंक्लूड है तो यहाँ पे बच्चों ऐसे लार्ज ब्रैकेट आ जाएगा। ये लार्ज ब्रैकेट का मतलब ए प्रेजेंट है, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट का मतलब बी प्रेजेंट है। ऐसे लिखने का मतलब क्या कि ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर प्रेजेंट है। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना 2 2 5, तो सबसे पहले इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, इसमें इन्फिनाइट रियल नंबर से। ठीक है, 2 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर आ गए, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5, और उसके बीच के भी सभी रियल नंबर आ गए। यहाँ पे ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है, बट ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर प्रेजेंट है। यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है, एंड ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर प्रेजेंट है। तो ये इंटरवल है। पावर सेट, ये इंपॉर्टेंट है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को समझने से पहले तुम ये देखो कि अगर मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए है जिसमें अगर मान लो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, मैं अगर बोलूँ कि सेट ए के सभी सबसेट्स लिखो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, एक फॉर्मूला बता रखा मैंने, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है सेट ए में, 3 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। कहने का मतलब है कि सेट ए के टोटल 8 सबसेट्स लिख सकते हो। पहला सबसेट तो 5 हो जाएगा, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, तो ये दूसरा सबसेट, ऐसे करके एक एक एलिमेंट लेके सेट बना लेंगे। ये सभी सेट क्या है, सेट ए के सबसेट है। फिर दो दो एलिमेंट लेके सेट बनाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 और 2 3, ये आ जाएगा। फिर एक बार पूरा सेट ए ले लो, 1 2 3। ये भी याद रखना, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए खुद ए का सबसेट है, याद रखना। तो टोटल कितने सबसेट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट आ गए। ठीक है, अब अगर मैं सेट ए का पावर लिखूं, मीन्स ऐसे लिखूं पावर ऑफ ए, तो पावर ऑफ ए का मतलब बच्चों क्या है कि इस ए सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उसका सेट बना लो, तो पावर ऑफ ए आ जाएगा। कहने का मतलब है क्या कि जो सबसेट है ना उसका सेट बना लो। तो पहला सबसेट तो 5 है, वो लिख लिया, 1 लिख लिया, फिर ऐसे 2 लिख लिया, फिर लिख लिया 1, ये 3 लिख लिया, फिर लिख लिया 1 2, फिर क्या कर लिया 1 3, फिर क्या कर लिया 2 3, फिर क्या कर लिया 1 2 3। ऐसे करके हमने क्या बना लिया, पावर ऑफ ए हो गया। तो अब अगर मैं पावर ऑफ ए की बात करता हूँ, तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि किसी भी सेट के पावर में जो एलिमेंट होगा वो एक सेट होगा, ये ट्रू है। देख लो बच्चों, ये ए सेट का पावर है ना, तो पावर ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना बच्चों, वो एक सेट होगा, याद रखना इस बात को। और मैं अगर बोलूँ कि पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ ए सेट किसे बोलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना एग्जाम से पहले।
ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना सॉल्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर, हाँ, 8 भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों बिल्कुल सिंपल था, बेसिक बात थी। अब आते हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में सेट के, जो जो है वेन डायग्राम। बच्चों वेन डायग्राम में क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट, मान लो कि अगर हम 3 सेट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट बच्चों फिक्स नहीं होता है। अगर हम 3 सेट की बात कर रहे हैं किसी गिवन क्वेश्चन में, तो अगर मैं एक ऐसा सेट डी ले लूँ जो ए का भी सुपर सेट हो, बी का भी सुपर सेट हो, सी का भी सुपर सेट हो, मतलब ए डी का सबसेट हो, बी भी डी का सबसेट हो, सी भी डी का सबसेट हो, तो हम डी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे ले सकते हैं, रैशनल नंबर को ले सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट रियल नंबर को भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ले सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये बच्चों क्या है, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो बच्चों वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसे एक एरो कह रहा हूँ, एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है उसे हम लोग किससे, सर्कल बना के डिनोट करते हैं। अब देखना ध्यान से, ये तो रेक्टेंगल के अंदर ये सेट ए है, तो अगर ये रेक्टेंगल के अंदर सेट ए है, इसका मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पहली बात, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2 4 6 8 10 ये सभी सेट ए के एलिमेंट है एज वेल एज यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। 3 जो है वो यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है, बट सेट ए का एलिमेंट नहीं है, बाहर है ना इस सर्कल से। 7 जो है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, बट सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे इसमें देख लो, यहाँ पे एक तो सेट ए है, ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल क्या हमारा सेट बी है। अब देखो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 और 6। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो 4 और 6 है ये सेट बी में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल है। ये सेट ए में प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल प्रेजेंट है, बिकॉज जो सेट बी है वो सेट ए के अंदर है। ठीक है, तो सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होंगे। तो 4 और 6 बी का भी एलिमेंट है, और 4 और 6 ए का भी एलिमेंट है। अब आ जाओ 2 8 और 10, ये तो सेट ए के अंदर है। ठीक है, सेट ए के सर्कल के अंदर है, तो 2 8 10 सेट ए का एलिमेंट है, बट 2 8 10 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, बिकॉज ये 2 8 10 सेट बी वाले जो सर्कल है ना उसके अंदर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, वो सभी एलिमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ ए क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल है, बिकॉज जो ए वाला सर्कल है रेक्टेंगल के अंदर है। अगर मैं बोलूँ कि बी जो है क्या वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो बिल्कुल है, बिकॉज बी वाला जो सर्कल है ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अगर मैं बोलूँ ए बी का सबसेट है क्या, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज ए जो है बी सेट के अंदर नहीं है, बट बी जो है वो ए का सबसेट है, बिकॉज जो सेट बी है वो ए के अंदर है। ये सब क्लियर है। ऑपरेशन ऑन सेट, सेट का ऑपरेशन देख लो। सबसे पहले यूनियन, यूनियन में बच्चों क्या करते हैं, अगर ए यूनियन बी लिखते हैं, ये सेट ए है ये सेट बी है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट लिख लिया। पहले तो सेट ए लिख लिया, 2 4 6 8 लिख लिया, फिर ए और बी का कॉमन है क्या है, 8 है, वो भी लिख लिया, और जो बी में बच गया ना वो भी लिख लिया। ठीक है, कॉमन है 6 और 8, तो 6 और 8 भी लिख लिया, और जिसमें बच गया 10 और 12 वो भी लिख लिया। तो यूनियन का ये मतलब है। अब बच्चों अगर यूनियन को तुम शो करना चाहते हो वेन डायग्राम से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेट ए है सेट बी है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों क्या है कि सेट ए और सेट बी आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे ना इसके कॉमन रीजन में, वो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा, बी में भी प्रेजेंट होगा, पहली बात। अगर यूनियन की शेडिंग करनी है तो पूरे सेट ए और पूरे सेट बी को ऐसे शेड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, सेट ए और ए यूनियन बी की शेडिंग हो जाएगी। कॉम्यूटेटिव लॉ को यूनियन क्या करता है, फॉलो करता है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, या ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी,
किसी भी सेट का अगर तुम ये नल सेट के साथ यूनियन लोगे तो सेम सेट मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। इसे नल्स को क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब जो नल सेट होता है इसका किसी भी सेट के साथ अगर नल सेट का यूनियन लोगे तो सेट चेंज नहीं होगा। ए यूनियन ए होगा। यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ लोगे यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। जैसे ये देखो, सेट ए है, ये सेट बी है, इसका जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ मिलेगा हमें, ये इस ओवरलैपिंग रीजन में। इस रीजन में जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा, सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए में भी प्रेजेंट हो, एक्स बी में भी प्रेजेंट हो। तो अगर एक्स ए में भी प्रेजेंट है एंड एक्स बी में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है। देख लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दो सेट का क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन तीन सेट का बच्चों एसोसिएटिव होता है। किसी भी सेट का अगर तुमने इंटरसेक्शन ले लिया नल सेट के साथ तो वो नल सेट मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ क्या मिलेगा, सेट ए। ऑब्वियस सी बात है, ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, सेट ए का एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन बच्चों यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब क्या है कि अगर हमने लिखा ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। यूनियन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमें, बी मिलेगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब बच्चों वेन डायग्राम दे रखा है तीन सेट के लिए। ये सेट ए है, बी है, सी है, तीनों ओवरलैपिंग है। यहाँ पे जो रीज़न आएगा वो बी और सी में से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी, सी में भी प्रेजेंट है। तो ये बी यूनियन सी का क्या है, शेडिंग है। ये ए इंटरसेक्शन बी का शेडिंग है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना ए इंटरसेक्शन बी का शेडिंग, तो एक मिनट के लिए ना सी सेट भूल जाओ, बस तुम देखो कि कौन सा रीज़न ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, तो इतना ही प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी का शेडिंग हो गया। ये बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, इसकी शेडिंग है। अब तुम करो क्या, सबसे पहले बी यूनियन सी का शेडिंग लो। कैसे करोगे वो बता रहा हूँ बच्चों। बी यूनियन सी का शेडिंग क्या होगा, पूरा बी आ जाएगा, पूरा सी आ जाएगा। ये आ गया बी यूनियन सी का शेडिंग। इसमें से ए का इंटरसेक्शन ले लो, तो देखना इतना ही रीज़न तो आ रहा है, यही रीज़न तो आ रहा है ए का बी यूनियन सी में, यही रीज़न आ रहा है ना ए का। तो फाइनल ये जो रीज़न हो जाएगा, ये रीज़न क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन सी है, ए और सी के कॉमन एरिया। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी ये होगा, और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा। यूनियन का क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी भी ले लो, ए इंटरसेक्शन सी भी ले लो, तो ये ले लिया हमने, पूरा आ जाएगा। ठीक है। डिफरेंस का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर मैंने ए माइनस बी लिखा तो सेट ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा दो। जैसे मतलब क्या बता रहा हूँ, ये सेट ए लिखा है ना 1 से लेके 6 तक, और ये सेट बी लिखा है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि तुम जाओ, ए माइनस बी क्या है, तो सेट ए के अंदर जाओ और देखो कि बी के कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ ए के अंदर एक तो 2 प्रेजेंट है, कैंसिल कर दो, 4 भी प्रेजेंट है, कैंसिल कर दो, 6 भी प्रेजेंट है, कैंसिल कर दो। तो क्या बचा, 1 3 5 बचा ना, तो ए माइनस बी क्या हो गया, 1 3 5। अगर बच्चों बी माइनस ए लिखना है ना, तो बी सेट के अंदर जाओ और देखो ए के कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बी सेट के अंदर जाओ, एक तो 2 प्रेजेंट है, 2 हटा दिया, फिर 4 प्रेजेंट है, 4 भी हटा दिया, फिर 6 भी प्रेजेंट है, हटा दिया, तो बी माइनस ए क्या बचा, 8 बचा। तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए माइनस बी। पहली बात, ए माइनस बी जो होता है नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए इन जनरल, ये आपस में इन जनरल इक्वल नहीं होता है। ठीक है। ये ए माइनस बी की शेडिंग है, ये ए माइनस बी की शेडिंग है। ए माइनस बी का क्या मतलब, सेट ए में से बी के पोर्शन को हटा दो। तो ये देखो, ये है ना सेट ए,
उसमें बी का तो इतना ही रीज़न आ रहा है ना, कॉमन रीज़न, तो उसको हटा दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी का शेडिंग हो गया। और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का शेडिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाला क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर होगा, ए माइनस बी, और अगर मैं यूनियन ले लूँ ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ले लूँ बी माइनस ए, तो ये पूरा आ जाएगा। ये तो ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी हो गया, तो पूरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एज सच ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर कर लेना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अगर ए और उस पे ऐसे करके डैश, या ए ऐसे लिखते हैं, या कई जगह ए पे पावर टी भी लिखते हैं। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है, ए कंप्लीमेंट। इसे हम क्या रीड करते हैं, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दो, यही मतलब होता है ए कंप्लीमेंट। और किसी सेट का अगर तुमने डबल कंप्लीमेंट ले लिया तो वो सेट ए आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि हमने एक नेचुरल नंबर लिया एंड एक सेट लिया इंटीजर। तो ये पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो तो सबसेट है इंटीजर का, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट लूँ ना, तो क्या होगा, यहाँ पे इस केस में जो हमारा z है उसको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। तो अगर मैं नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट लूँ तो क्या होगा, इंटीजर में से नेचुरल नंबर हटा दो, तो इंटीजर क्या हो में से नेचुरल नंबर हटाओगे तो क्या बचेगा, इंटीजर में से नेचुरल नंबर हटाओगे तो सभी निगेटिव रियल नंबर बच जाएगा, और एक ज़ीरो भी बच जाएगा। तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पे बताओ z कंप्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, z, तो z में से z को हटा दो, तो z में से z को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सारी बात है। ये बोला गया है किसी भी सेट का अगर डबल कंप्लीमेंट लोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, यूनिवर्सल सेट। ये होता है बच्चों कंप्लीमेंट का, ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो ये तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से अगर तुमने ए हटा दिया तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, तो ये शेडेड रीजन हो गया, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है याद रखने के लिए। पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और ये कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है, जैसे तुम यहीं देखो ना, सारा लॉजिकल क्लियर है। ये हमारा किसका शेडिंग है, ये तो ए कंप्लीमेंट का शेडिंग है। अगर तुमने इस शेडिंग में ए को भी मिला दिया तो पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा, तो यही बात तो लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात क्या है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि ए और ए कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन वो नल होता है। ये देख लो, ये तो ए कंप्लीमेंट की शेडिंग है, ठीक है, और ये ए सेट है। तो ये शेडिंग में और ये जो ए सेट का है इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, कोई ओवरलैपिंग है क्या, तो नहीं है। तो ए और ए कंप्लीमेंट क्या होगा, नल सेट होगा। ये बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ है और ये इम्पॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में बच्चों एक क्वेश्चन ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बीच में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, वो बता देता हूँ। इसमें बेटा होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों इस दोनों फॉर्मूला का प्रूफ बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये सिंपल लॉजिक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए माइनस बी तो यही है ना एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोला जाए निकालने के लिए तो क्या करोगे, सेट ए में से ये जो इंटरसेक्शन वाला है इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। सेम लाइन में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होगा, तो बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट में से जो कॉमन है ए और बी में उसे हटा दिया। समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ जो बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला जो बता रहा हूँ सिक्स्थ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे डिमॉर्गन्स रूल यूज़ करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ऐसे हो जाएगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर मैं तुम्हें लिखता हूँ ना सिक्स में बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे डिमॉर्गन्स रूल यूज़ करो, तो ये हो जाएगा ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या करो, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है याद रखना, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट और सेकंड तुम्हें एज इट इज़ रट जाना है ये फॉर्मूला। और एक बात बता दूं बच्चों, इसका प्रूफ पूछता है सेकंड का, याद रखिएगा। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना इसका प्रूफ आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, याद रखिएगा इस बात को। अब बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 27 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 29 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल 31 इम्पॉर्टेंट है। ये सब जिसको करवा रहा हूँ सॉल्व कर लेना, अगर समझ में नहीं आए ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 34 इम्पॉर्टेंट है, कर लेना सॉल्व। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन, ये कॉफ़ी वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट है। बच्चों वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा बनाया नहीं है, 30-40 मिनट्स का वीडियो लेक्चर है, तो आई होप अगर ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो कम टाइम में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने इस चैप्टर के वो आप लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे, और अगर बच्चों डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा, या तो 1 by 1 क्लास लेके तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।